हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। हमारे आज के लेक्चर में हम याद करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाले चैप्टर के बारे में। आप लोग की बहुत डिमांड आ रही थी इसकी, सर ये एक्ट्स में बहुत कंफ्यूजिंग होता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, 1813 में क्या था, ठीक है, 1892 वाले में क्या था। आप लोग प्रोविजंस को मिक्स कर देते हो। तो आज ईजीएस्ट सिंप्लीफाइड तरीके से इसको एक बार पढ़ेंगे, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स की ज़रूरत होगी। कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, बाकी आपको कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में चीज़ें एग्जाम तक तो रुक जाएंगी, एग्जाम तक नहीं भूलेंगे। ठीक है, सबसे जो आसान प्रोविजन है वो गलत नहीं करोगे, जो सबको आते हैं। तो फटाफट से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम कंपनी रूल को पढ़ेंगे। कंपनी रूल मतलब 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 1858 तक कंपनी ने रूल करा। 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था तो 1858 में फिर कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, राइट। फिर डायरेक्टली क्राउन का रूल आ गया था इंडिया में। तो उसके बाद हम क्राउन के रूल पढ़ेंगे। पहले कंपनी के रूल पढ़ते हैं, 1773 से स्टार्ट करते हैं। देखो, 1773 का जो एक्ट था वो अपने आप में पहला ऐसा कानून था जो इंडिया में लागू किया गया, ठीक है, कंपनी के लिए, कंपनी को मॉनिटर करने के लिए। देखो, एक गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे अब तक, उनको गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल दिया गया। किसको? वॉरेन हेस्टिंग्स थे ना, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बोला गया, राइट। तो इनको जब इतना बनाया गया तो इनके साथ 4 काउंसलर्स भी दिए गए। आप इनसे डिस्कस करके, बात करके जो भी कानून बनाना और बनाना है इंडिया के लिए, राइट। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स इनको दिए गए, ठीक है। अब जब बंगाल के पास इतनी पावर आ गई तो ऑब्वियसली मद्रास और बॉम्बे तो इनके सबॉर्डिनेट हो गए ना। तो प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे इनकी सबॉर्डिनेट कर दी गई। किसकी? बंगाल की। तो याद रखना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है अब गवर्नर जनरल हो गए। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था कलकत्ता में। इसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 जजेस होंगे नॉर्मल। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, ठीक है। और इस एक्ट की खास बात ये भी थी कि इसमें जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करा गया कि हाँ, कंपनी के पास पॉलिटिकल पावर भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है। जो कंपनी सिर्फ इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी, उस कंपनी की पॉलिटिकल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को भी रिकॉग्नाइज करा गया। क्योंकि इन लोगों ने बक्सर वगैरह सब तो जीत लिया राजाओं से, तो अब इनके पास कुछ तो पावर है ही ना, रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे। तो कंपनी के पावर्स को रिकॉग्नाइज करा इस एक्ट में। यस, कंपनी हैज़ सम पावर्स, ठीक है। बट कंपनी में बहुत करप्शन था, इसलिए कंपनी को मना किया गया, आप किसी भी तरह के गिफ्ट, प्रेजेंट और प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे। कंपनी को मना भी किया गया कुछ चीज़ों के लिए, राइट। बाकी एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ब्रिटेन में बैठा था 60 मेंबर्स का, जो ऊपर से ओवरसाइट नज़र रखता था कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसमें याद करने वाली 2 ही चीज़ें हैं मेन। एक तो ये कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, दूसरी ये कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, और तीसरा ये कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये 3 चीज़ें कैसे याद रखोगे? देखो, ये रेगुलेटिंग एक्ट है, आपको कोई भी चीज़ रेगुलेट करनी है। तो रेगुलेट जब करनी है, तो रेगुलेट करने के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक जनरल को भेजा, वॉरेन हेस्टिंग्स को, तुम जनरल बन के जाओ और रेगुलेट करना, और तुम ही वहाँ पे सुप्रीम रहोगे। तुम क्या रहोगे? सुप्रीम रहोगे वहाँ पे, तुम्हारी बात ही सब लोग मानेंगे। और अगर तुम सुप्रीम रहोगे तो एक कोड भी दे दिया जाएगा ताकि तुम सुप्रीम कोर्ट कहलाओ, राइट। बस यही 3 चीज़ें मेन है इसमें। एक तो गवर्नर जनरल है, ठीक है, रेगुलेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया एक, ठीक है, कलकत्ता में। और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से सब कुछ ऑब्जर्व करता रहेगा ऊपर से। ये 3 चीज़ें मेन है इस एक्ट की, इनको याद रखना। रेगुलेट करने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत है, जनरल, वही जनरल सुप्रीम होगा, और सुप्रीम है तो सुप्रीम कोर्ट भी होगा, ठीक है। तो याद रखना ये तीनों चीज़ें। बस रेगुलेटिंग एक्ट हो गया आपका। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ 1781, जिसको ज्यूडिकेचर एक्ट, अमेंडिंग एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। हम लोग इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तौर पे याद रखेंगे, सबसे पॉपुलर नाम यही है इसका 1781 वाले का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ कि गवर्नर जनरल, मैंने बोला ना, गवर्नर जनरल भी हो गया और सुप्रीम कोर्ट भी हो गया कलकत्ता में। तो दोनों में क्लैश स्टार्ट हो चुके थे, दोनों में आपस में धिड़ाम धुशुम शुरू हो चुका था। तो क्या हुआ कि फाइनली गवर्नर जनरल ने ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि सुनो, थोड़ा औकात में रहो। तुम जो है गवर्नर जनरल या उसके काउंसिल के मैटर में कोई जजमेंट पास नहीं करोगे, ठीक है। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आपको हमने ही बनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट को बोला गया गवर्नर जनरल या उसके काउंसिल में ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और कैसे कंपनी रेवेन्यू वगैरह जमा कर रही है उसमें भी कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करिए, आप पर्सनल लॉज वगैरह पे ध्यान दीजिए कि हिंदू लॉ क्या है, मुस्लिम लॉ क्या है, उसको अपने जजमेंट में थोड़ा पढ़ के तभी जजमेंट दिया करो, वरना यहाँ के लोग ऑफेंड हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए इसका नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट रखा गया। क्यों रखा गया? कैसा सेटलमेंट हुआ, कैसा सेटलमेंट हो गया भाई? सेटलमेंट ये हुआ सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में कि आज के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नर जनरल और रेवेन्यू
इन दोनों चीज़ों से दूर रहेगा, इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। थोड़ा सा पर्सनल लॉज पे ध्यान दीजिए, अपने पर्सनल लॉज पे, राइट। क्यों आपको हिंदू लॉ पढ़ना है, मुस्लिम लॉ पढ़ना है, उसके बाद ही कोई जजमेंट देना है, यहाँ की जनता ऑफेंड हो जाती है। तो याद रखना इस चीज़ को, राइट। अब कैसे याद रखोगे? सेटलमेंट, हमेशा आपको कहीं लड़ाई हो गई, आपको सेटलमेंट करना है, तो आप कहते हो ना भाई पर्सनली सेटल कर लेते हैं। तो बस सेटलमेंट में पर्सनली चीज़ें सेटल हो गई, कहीं बात बाहर नहीं गई, सेटलमेंट करना था पर्सनली सेटल कर ली, ठीक है। तो सेटलमेंट में खाली पर्सनल लॉज ही मिला, बाकी सब चीज़ें छीन ली गई सुप्रीम कोर्ट से, इतना याद रखना। पिट्स इंडिया एक्ट 1984 में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि कंपनी के जो कॉमर्शियल फंक्शंस थे और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। कॉमर्शियल फंक्शंस से डील करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और पॉलिटिकल फंक्शंस से डील करेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का फंक्शन प्योरली कॉमर्शियल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का फंक्शन प्योरली पॉलिटिकल, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, राइट। पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार वर्ड यूज हुआ था कंपनी के टेरिटरीज के लिए, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, ठीक है। ये लिखा है, आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा इसलिए फिर से लिख दिया, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, राइट। तो पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार ये चीज़ यूज हुई थी। और क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल फंक्शन देख रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल फंक्शन देख रहे हैं, इसलिए डुअल गवर्नमेंट कहा गया इसको, डबल गवर्नमेंट की स्टार्टिंग कही गई, डबल गवर्नमेंट, ठीक है। दो लोग मिलकर गवर्नमेंट संभाल रहे हैं। अब इसको याद कैसे रखोगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में? देखो बहुत आसान है याद रखना। पिट्स मतलब किसी की पिटाई हो रही है, किसी की पिटाई होती है, कोई आपकी पिटाई करता है तो मुंह से क्या निकलती है? आपके मुंह से गाली निकल जाती है, राइट। तो गाली क्या निकली? बी और सी, राइट। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? बी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और सी जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, राइट। तो जो सी है वही तो सी वाला फंक्शन संभालेगा ना, तो कॉमर्शियल फंक्शन तो सी वाला संभाल रहा है। तो दूसरा फंक्शन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल है तो मतलब पॉलिटिकल पावर है, तभी कंट्रोल है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब बी के पास पॉलिटिकल पावर है, सी के पास सी वाली पावर ही है, कॉमर्शियल पावर। तो आपको इस तरह से याद रखें, पिटाई हुई, मुंह से बी सी निकला, और सी को दे दी गई सी वाली पावर, बी को दे दी गई पॉलिटिकल पावर, क्योंकि वो कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राइट। तो याद रखना, ऐसे करके डुअल गवर्नमेंट का याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इस वाले एक्ट का, पूछेगा तो यही पूछेगा, तो इसको याद रखना। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। इस टाइम पे आ चुके थे जॉन शोर, जॉन शोर बन चुके थे गवर्नर जनरल, राइट। जॉन शोर, याद रखना इनका नाम। तो इसमें क्या किया गया 1793 वाले में, जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली है उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेड मोनोपोली उसकी बढ़ा दी गई कि हाँ तुम ही इंडिया से ट्रेड कर सकते हो, तुम्हारी मोनोपोली है, राइट। और जो सैलरी ऑफ स्टाफ है, राइट, वो अब इंडियन रेवेन्यू से ही पे करी जाएगी। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जितना भी स्टाफ बैठा हुआ है उसके सबकी सैलरी जो भारत के लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, इंडियन रेवेन्यू, उन्हीं से इनकी सैलरीज दी जाएंगी, राइट। ये देखिए कितना एक्सप्लॉयटेटिव प्रोविजन था कि इंडियन रेवेन्यू से ही आप ब्रिटेन के लोगों की सैलरी पे कर रहे हो, सैलरीज ऑफ स्टाफ, राइट। तो याद रखना यही दो प्रोविजन मेन है 1793 के एक्ट। कैसे याद रखोगे? 1793 में कौन आया? जॉन शोर आया, राइट, जॉन शोर। तो जॉन शोर के आते ही लोगों ने शोर मचा दिया। क्या शोर मचाया? क्या शोर मचाया? जैसे एक तरह से हड़ताल होती है तो शोर मचता है ना, हड़ताल कर दी, हमें मोनोपोली दो, ठीक है, हमें सैलरी दो, मोनोपोली दो, सैलरी दो, दो ही चीज़ की बात हुई, मोनोपोली की और सैलरी की। तो शोर क्या मचा? हमें मोनोपोली दो, हमें सैलरी दो, हमें मोनोपोली दो, सैलरी दो। तो सैलरी जो है इंडियन रेवेन्यू से दी गई और मोनोपोली दे दी गई 20 साल के लिए। तो याद रखना इसको बस। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो बार बार पूछा जाता है, इसमें एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1,00,000 रुपये दिए गए, राइट। और जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली जो पिछले वाले में चिल्ला चिल्ला के मांगी गई थी उसको एंड कर दिया गया। सिर्फ दो चीज़ों में मोनोपोली रही कि आप चाय का ट्रेड खाली कंपनी कर सकती है, इसमें मोनोपोली है, और चाइना के साथ सिर्फ कंपनी ट्रेड कर सकती है। चाय और चाइना दो चीज़ों की मोनोपोली रही, बाकी सारी मोनोपोली ख़त्म कर दी गई कंपनी की, राइट। और क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया गया इंडिया में आना कि आके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, राइट। जो लोग टैक्स पे नहीं करेंगे उनके लिए पनिशमेंट दे दी गई, ओके। सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग के लिए 500 पाउंड दिया गया, और कुछ फाइनेंशियल प्रोविजंस रखे गए ताकि इंडियन लिटरेचर और साइंसेस को प्रमोट किया जा सके। तो देखो इसमें मेनली 3 चीज़ें आपको याद रखनी है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये सब तो फिलहाल भूल जाओ, ये याद रखो 3 चीज़ें कि 1,00,000 रुपये एजुकेशन के लिए दिए गए थे, कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया गया था एक्सेप्ट इन टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। चाय और चाइना में मोनोपोली को छोड़ करके बाकी मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी। और तीसरा क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी। ये तीनों चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए, ये भूल जाओगे तब भी चलेगा बट ये तीनों नहीं भूलनी चाहिए। कैसे याद रखोगे इसको? चार्टर एक्ट ऑफ 1813,
ठीक है, कैसे याद रख, देखो आप पढ़ाई करते हो 12th क्लास तक, ठीक है। फिर आपको 13th क्लास में जब जाना होता है, यानी कि अब आपको कॉलेज में जाना है, राइट। तो लगभग आप 18 साल के हो चुके हो तभी कॉलेज में जाओगे, थर्टीन में, ठीक है। 12th तक तो आप बच्चे थे, अब आप 18 साल के हो गए, तो अब आपको 13th में जाना है, यानी अब आपको कॉलेज में जाना है, ठीक है। कॉलेज में चले गए, 18 साल के हुए, 13th में जाना है, यानी कॉलेज में जाना है। 13th कोई क्लास तो होती नहीं है, तो 13th का मतलब कॉलेज, कॉलेज फर्स्ट ईयर। तो 18 साल के जब हुए तो आपको 13th में जाना है, यानी कॉलेज में जाना है। अब भाई कॉलेज में जाना है, 18 साल के हो गए हो, तो कम से कम 1 लाख रुपए तो आपके पास होने चाहिए। तो 1 लाख रुपए चाहिए तभी जाके आप कॉलेज में जा पाओगे, राइट। ये तो आपको याद हो गया कि 18 साल के हो गए, अब कॉलेज में जाना है, तो 1 लाख रुपए चाहिए होंगे लगभग। और कॉलेज में जा रहे हो तो किसी मिशन से जा रहे हो ना, एक मिशन से जा रहे हो कि अब मैं ग्रेजुएट होकर ही लौटूंगा, ठीक है। मैं घर से दूर जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, अब मैं एक मिशन पे जा रहा हूँ कि मैं ग्रेजुएट होकर ही लौटूंगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपए लेके आप एक मिशन पे निकल गए कॉलेज में कि अब ग्रेजुएट होकर ही लौटना है। और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पता चल रहा है कि कुछ खाना पीना ठीक से मिल ही नहीं रहा मैस में खाना बिल्कुल घटिया मिल रहा है आपको। अगर हॉस्टल में रुक रहे हो तो वहाँ पे खाना बहुत बेकार मिलता है कॉलेज वॉलेज में। तो आप कैसे रह रहे हो कॉलेज में जब खाना अच्छा नहीं मिल रहा है? तो आप बस चाय पी के और कभी कभी चाइनीज़ नूडल्स खा के रह ले रहे हो, मैगी वगैरह खा ले रहे हो, ठीक है। चाय और मैगी पे ज़िंदगी चल रही है। मैगी क्या है? चाइनीज़ नूडल्स ही तो है। तो मैगी और चाय पे आपकी ज़िंदगी कॉलेज में चल रही है, बस सिंपल है। 18 साल के हुए, कॉलेज गए, ठीक है, 1 लाख रुपए ली फीस, एक मिशन पे निकल गए कि ग्रेजुएट होके आना है। उसके बाद आप कॉलेज में खाना तो अच्छा मिल नहीं रहा, तो चाय पी के और नूडल्स खा के काम चला रहे हो। तो टी एंड चाइना, दो चीज़ याद रखना, इसमें मोनोपोली नहीं थी, बाकी सबके लिए मोनोपोली हटा दी गई, ठीक है। मतलब इसमें मोनोपोली थी। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया गया। और कौन थे ये? विलियम बेंटिक थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट। इंडिया के पहले विलियम बेंटिक, बंगाल के पहले वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो लास्ट बंगाल के भी यही थे, विलियम बेंटिक ही, क्योंकि इनके टाइम में ये एक्ट आया। तो ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी यही हो गए, विलियम बेंटिक ही, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना। अब आप अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दे रहे हो, मतलब इससे सेंट्रलाइजेशन क्या होगा कि एक आदमी पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल है। तो दिस वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन, राइट। एक आदमी को आपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, मतलब इससे ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन और क्या करोगे? तो दिस वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, राइट। यहाँ पे एक चीज़ करी गई, आपको ब्लर दिख रहा होगा, मैं लिखता हूँ कि चाइना से मोनोपोली को एंड कर दिया गया। जो बताया ना कि चाय पी रहे थे और नूडल्स खा रहे थे, अब जो चाइना वाली मोनोपोली थी वो भी एंड कर दी गई, ठीक है। अब ट्रेड जो चाइना से कंपनी करती थी उसकी मोनोपोली नहीं रही, और भी कंपनी आ सकती है चाइना से ट्रेड करने के लिए, राइट। दूसरी चीज़ ये कि एक लॉ कमीशन को अपॉइंट किया गया जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले। क्या नाम था? लॉर्ड मैकॉले, राइट। ये इसके चेयरमैन थे लॉ कमीशन के। और इसमें जो गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था ना, उसमें 3 मेंबर थे, एक और ऐड किया गया एज अ लॉ मेंबर के तौर पे उनको ऐड किया गया गवर्नर जनरल के काउंसिल में। और याद रखना, इसमें चाइना के साथ ही नहीं, जो चाय वाली मोनोपोली थी वो भी एंड कर दी गई। जितनी भी मोनोपोली 1813 में बचाई गई थी कि चाय पी सकते हो, मैगी खा सकते हो, वो सब एंड कर दिया गया 33 में, राइट। तो याद रखना, इसमें मोनोपोली हर तरह की एंड कर दी गई कंपनी की। और इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया और मोनोपोली को एंड कर दिया गया और लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे इसको? बेंटिक थे ना, तो इन्होंने एक चीज़ बैन करी और एक चीज़ पे टिक लगा दिया, ठीक है। मतलब एक चीज़ बैन कर रहे हैं, एक चीज़ पे अलाउ कर रहे हैं। क्या बैन कर रहे हैं? मोनोपोली। मोनोपोली को पूरी तरह से बैन, कोई मोनोपोली नहीं रहेगी चाय पे ना चाइना पे, ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ अलाउ कर रहे हैं, वो है लॉ कमीशन, राइट। अब लॉ कमीशन रहेगा इंडिया में, चेयरमैन कौन होंगे? लॉर्ड मैकॉले। तो एक चीज़ बैन कर दी, एक चीज़ अलाउ कर दी, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ हुई थी इसमें जो यहाँ नहीं लिखी हुई है, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था ओपन कंपटीशन को। ओपन कंपटीशन किस चीज़ के लिए? सिविल सर्विसेज के लिए। सिविल सर्विसेज में चयन के लिए अब एक ओपन कंपटीशन करवाया जाएगा। इस चीज़ को बस इंट्रोड्यूस करा था, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाया गया था अगले एक्ट में, जिसकी बात हम अब करेंगे, वो था 1853। तो दो चीज़ें याद रखना, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करवाया गया था 1853 के एक्ट में, बट इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1833 के एक्ट में। तो दोनों चीज़ें याद रखना, 33 में इंट्रोड्यूस हुआ, 53 में इम्प्लीमेंट हुआ। इन दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज में
इंट्रोडक्शन हुआ था 1833 में और इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 1853 में। दोनों में बस इतना सा हल्का सा याद रखना, इसलिए यहाँ लिखा नहीं है ताकि आपको ऐसे ही याद रहे। 1853 में एक ही चीज़ याद रखनी है कि कंपनी बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गई थी, तो उसमें सारे डिसीजन गवर्नर जनरल ले रहे थे, लेजिस्लेचर वाले भी और एग्जीक्यूटिव वाले भी। कानून भी यही बना रहे हैं, कानून को इम्प्लीमेंट भी यही करवा रहे हैं। तो 1853 में ये लगा कि नहीं, अब कानून बनाने वाला डिपार्टमेंट अलग करो और एग्जीक्यूट करने वाला, इंप्लीमेंट करने वाला डिपार्टमेंट अलग करो। तो पहली बार 1853 में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया, राइट। लेजिस्लेटिव फंक्शंस अलग होगा कंपनी का और एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग होगा, राइट। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कौन करेगा? गवर्नर जनरल का काउंसिल करेगा, जिसमें 3 तो ऐसे मेंबर है और 1 लॉ मेंबर है, राइट। तो ये तो हो गया एग्जीक्यूटिव फंक्शन वाले, ये एग्जीक्यूटिव रोल है, ठीक है। और इसके इधर लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 तो मेंबर ऑलरेडी थे, 6 बना दिए गए आपके लोकल लोगों को अपॉइंट करके। टोटल 12 मेंबर का लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया, राइट। टोटल 12 मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 6 + 6, 6 लोकल लोग अपॉइंट होंगे, राइट, इंडियंस, लोकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको बोला गया 6 + 6 वाले 12 लेजिस्लेटिव काउंसिल को मिनी पार्लियामेंट, प्लस ये तो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, राइट। मिनी पार्लियामेंट अलग है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग है। ये चीज़ मेन थी 1853 के एक्ट की, यही याद रखना है 1853 में। कैसे याद रखोगे इसको? देखो 1853 में क्या हुआ, 5-3, यानी कि ये लोग बहुत 3-5 कर रहे थे, ठीक है। ये 3 मेंबर वाला एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, इधर लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग था, तो ये लोग बैठ के सारे काम आपस में करके 3-5 करते रहते थे। तो 3-5 ना कर पाए, इसलिए 3 वाले को 5 से अलग कर दिया गया। तो 3 वाला जो गवर्नर जनरल काउंसिल था ना, इसको अलग कर दिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। और लेजिस्लेचर को बोला गया अब तुम्हें 5 नहीं, अब 6 लोग तुम्हारे लोकल लोग अपॉइंट करेंगे हम, प्लस 6 और रहेंगे हमारे लोग, 12 लोग मिलकर कानून बनाना अपना अलग से, राइट। तो पहली बार 6 लोगों को लोकल रिप्रेजेंटेशन भी इसी एक्ट में दिया गया। पहली बार ऐसे आएगा लोकल रिप्रेजेंटेशन किस एक्ट में दिया गया, तो क्योंकि 6 लोकल लोगों को कानून बनाने के लिए अपॉइंट किया गया, तो इसलिए पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन 1853 के एक्ट में ही दिया गया, ये भी याद रखना। इस तरह से आपको 1853 भी याद हो गया। कुछ इस तरह से हमने कंपनी रूल के सारे एक्ट को पढ़ लिया। अब हम मूव करते हैं क्राउन रूल की तरफ। क्राउन रूल कब से कब तक था? 1858 से 1947 तक, राइट। पूरा 1858 से 1947 तक क्राउन रूल चला। अब 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसकी तो कोई ट्रिक की जरूरत भी नहीं है। ये तो आपको पता है कि 1857 में इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ, तो उसका जिम्मेदार कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। सबसे पहला काम ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। चलो तुम निकलो यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा। उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है, जैसे विलियम बेंटिक को गवर्नर ऑफ इंडिया बनाया गया था, वैसे ही अब इनको बोला जाएगा वाइस रॉय। तो फर्स्ट वाइस रॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, राइट, याद रखना इनको। इसमें इन लोग को भी लात मारी गई, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मिलकर डबल गवर्नमेंट चला रहे थे, तब भी इतना बड़ा रिवॉल्ट हो गया, ठीक है। तो इन लोग को बोला भाई तुम्हारा बहुत हो गया, तुम लोग भी, तुम्हारा डबल गवर्नमेंट हम खत्म कर रहे हैं, इसकी जगह हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा, 15 मेंबर का एक काउंसिल रहेगा, वो लोग देखेंगे, एडवाइजरी काउंसिल रहेगा, राइट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। तो ये चीज़ें याद रखिए। इसमें मतलब 1858 में एक ही चीज़ याद रखनी है कि अबॉलिश कर दिया हर चीज़ को, ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, मतलब डबल फंक्शन था वो भी हटा दिया गया, राइट, हर चीज़ हटा दी गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया और वाइसरॉय बनाया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं, इसके अलावा जितना पढ़ना हो पढ़ लो, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं बार बार। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर एक्ट के, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें तो कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं। 1857 में रिवॉल्ट हुआ तो 1858 में कड़े एक्शन लिए गए, राइट। अब 1858 का एक्ट तो जल्दबाजी में रिवॉल्ट के बाद बना दिया गया फटाफट, थोड़ा सा अपने आप को सुधारने के लिए। फिर 1861 में थोड़ा सा अच्छे से बनाया गया, तसल्ली से बैठ के एक एक्ट बनाया गया कि इसमें थोड़ा सा हम लोगों को, जो इंडियंस लोग हैं जो रिवॉल्ट कर रहे हैं, उनको थोड़ा खुश भी किया जाए कि हम लोग अच्छे इंसान हैं, बुरे नहीं हैं। अब क्योंकि क्राउन का रूल आ गया, डायरेक्टली ब्रिटेन रूल कर रहा है इंडिया पे, वाइसरॉय है अब, ठीक है। अब गवर्नर जनरल तो है नहीं, अब तो वाइसरॉय है। तो यहाँ पे क्या किया गया, स्टार्टिंग की गई डिसेंट्रलाइजेशन की। आपने पढ़ा होगा 1833 में बताया मैंने कि सेंट्रलाइजेशन की हद पार हो गई थी, अभी डिसेंट्रलाइजेशन करना शुरू किया 61 से, राइट। तो डिसेंट्रलाइजेशन कैसे किया गया? जो बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई थी, ठीक है, वो वापस दे दी गई कि अब बॉम्बे भी लॉ बना सकता है, मद्रास अपना लॉ बना सकता है। ये नहीं कि बंगाली सबके लिए लॉ बनाएगा, राइट। बॉम्बे अपना बनाए, मद्रास प्रेसिडेंसी अपना लॉ बनाए, हर कोई अपना लॉ बना सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया गया, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर रीस्टोर्ड, राइट। इसके बाद एक पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया गया, राइट। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया। आप एग्रीकल्चर का संभालिए, ठीक है, आप फाइनेंस का संभालिए, इस तरह से पोर्टफोलियो बना दिए गए। जैसे आज मिनिस्ट्रीज होती है ना, तो पोर्टफोलियो बना दिए गए। और वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस पावर भी दी गई, ठीक है, कि आप ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं। कभी इमरजेंसी में कोई कानून लाना हो तो लेजिस्लेचर में आके डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डिनेंस तो पता ही है ना, अचानक आप कोई भी कानून बना सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में। तो इसको इस तरह से याद रखना है कि 1858 के बाद
जब 1868 में तसल्ली से कानून बनाया गया तो बहुत सी अच्छी चीज़ें करी गई ताकि इंडियंस को सप्रेस करा जाए, इंडियंस को चुप कराया जा सके, भाई देखो हम लोग अच्छे भी हैं, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, सिर्फ बॉम्बे और मद्रास को ही उनकी लेजिस्लेटिव पावर रिस्टोर नहीं करी, इन्होंने नए लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाए, बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इन सभी जगह पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए भी गए नए कि आप लोग अपने अपने कानून बनाइए खुद, राइट। इसके अलावा जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, ठीक है, जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको एक्सपेंड करा गया, उसमें इंडियंस को लिया गया। समझ लो कितनी बड़ी बात है। अभी तक तो सिर्फ लेजिस्लेचर में इंडियंस थे नॉन ऑफिशियल तौर पे, जो अब जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भी नॉन ऑफिशियल मेंबर को इंडियंस को ऐड करा गया, कुछ राजा महाराजा को, ताकि कभी कोई रिवॉल्ट हो तो ये राजा महाराजा सर ये सब हमारे साथ रहें। इनको राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव को अपनी तरफ करने के लिए इन लोगों ने नॉन ऑफिशियल मेंबर बना दिया वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, राइट। इतनी ही चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है कि इन्होंने सबकी लेजिस्लेटिव पावर रिस्टोर कर दी, कुछ नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बना दिए और कुछ इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बना दिया, राइट। साथ ही साथ वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस पावर दे दी चुपके से और पोर्टफोलियो सिस्टम बना दिया, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट से अपना डील करो। बस यही था 1861 का एक्ट। तो 1858 और 1861 को आप 1857 के रिवॉल्ट के बाद वाले रिफॉर्म्स के तौर पे देखोगे तो आपको हमेशा याद रहेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगी, राइट। इसके बाद हम जंप करते हैं डायरेक्ट 1892 के एक्ट पे। 1892 के एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक फंक्शन इंक्रीज कर दिया गया, उनको पावर दी गई बजट को डिस्कस करने की। अब आपको पता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत सारे इंडियन भी हैं, तो अब बजट को डिस्कस करने की पावर देना बहुत बड़ी पावर देना था। बजट को डिस्कस करने की पावर थी, याद रखना, डिस्कस कर सकते हो, राइट। तो बजट को डिस्कस करने की पावर किसमें दी गई? 1892 में। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे याद रखना है। बाकी ये तो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है सेंट्रल और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्रीज करा गया, ये तो इंक्रीज होता ही रहेगा, ये नहीं भी याद रखोगे चलेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस एक्ट की थी वो एक ही थी कि इसमें बजट को डिस्कस करने की पावर दी गई। कैसे याद रखोगे 1892 की ये बात? देखो सिंपल सी बात है, लोगों को लगा भाई बजट को डिस्कस करो, वरना ये लोग पैसे लेकर 9, 2, 11 हो जाएंगे, ठीक है। 9, 2, 11 हो जाते हैं ना लोग, तो 9, 2, 11 ना हो जाए सारे पैसे लेकर, इसलिए पहले बजट को डिस्कस कर लिया करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी 1892 के एक्ट में। अब तो नहीं भूलोगे ना 1892 में क्या था, बस एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, एग्जाम में यही पूछा जाएगा, राइट। अरे ये क्या आ गया, सब्सक्राइब मत करना यार, हम लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पास हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखो अब 3 एक्ट बचते हैं, सबसे ज़्यादा आप लोग यही पढ़ते हैं, 1909, 1919 और 1935, राइट। ये तीनों तो मेन पिलर्स हैं, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत बार इनको पढ़ा होगा, तो इनकी कोई ट्रिक्स नहीं है, इनको फटाफट देख लो, इनको समझ लो एक बार। 1909, 1919, 1935 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन आते भी हैं, तो तीनों को हल्का सा समझ लोगे याद रह जाएंगे, राइट। तो तीनों के जो मेन बातें वो देख लो। 1909 में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स मतलब मुस्लिम्स जो खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में उनको सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं, राइट, ये चीज़। और इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। मिंटो वॉज वाइसरॉय और मॉर्लो वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्योंकि इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया मुस्लिम को, इसलिए लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। कम्युनलिज्म इन इंडिया का फादर किसको बोला जाता है? लॉर्ड मिंटो को, राइट। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। और क्या क्या किया गया? सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम को दे दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो याद ही रहेगी आपको। इसके अलावा ये किया गया कि इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शन इंक्रीज कर दिया। मैंने बताया ना 1892 में बजट को डिस्कस करना अलाउड था, राइट। बजट पे आप कोई क्वेश्चन पूछे, आपको जवाब मिल गया, बस चुप हो जाओ, इतना ही डिस्कशन अलाउड था। आप पलट के नहीं पूछ सकते थे कि भाई आपने ऐसा बताया, इसका क्या मतलब है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, एक सवाल पूछा, जवाब मिला, चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन 1909 में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना भी अलाउ कर दिया, ठीक है। आपने सवाल पूछा, जवाब आया, आप फिर से सवाल पूछ सकते हो कि अच्छा ये क्या जवाब दिया भाई, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना और बजट पे रेजोल्यूशन पास करना दोनों ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को अलाउ कर दिया गया 1909 में। तो मेनली ओवरऑल जो बजट को असली पावर दी गई वो 1909 में दी गई। 1892 में सिर्फ डिस्कस करना याद था। तो सारे एक्ट्स को पिछले वाले से लिंक करके पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेंगे, कभी नहीं भूलोगे। पढ़ाई का एक तरीका होता है, ठीक है, या तो ट्रिक्स बना के पढ़ो या समझ के पढ़ो, लिंक करके पढ़ो, कैसे भी याद करने से मतलब है, राइट। देखो नेक्स्ट इज इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पहली बार एक इंडियन को वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिया गया एज अ लॉ मेंबर, एज अ लॉ मेंबर। किसको लिया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। याद रखना, लेजिस्लेटिव में नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। बताया था ना एक लॉ मेंबर ऐड कर दिया गया था, तो वो लॉ मेंबर इंडियन को बनाया गया इस बार, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, खुश करने के लिए इंडियंस को,
1909 में स्वदेशी मूवमेंट वगैरह हो गया था इसके पहले ना, तो खुश कर दिया गया कि भाई देखो हम आपके लॉ मेंबर बना रहे हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि प्रोविंसेस में जो है वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी को अलाउ कर दिया गया। प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल्स मतलब इंडियंस की जो मेजॉरिटी है उसको अलाउ कर दिया गया, ठीक है। प्रोविंसेस में क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी को, बट सेंट्रल काउंसिल में नहीं किया गया, प्रोविंशियल काउंसिल में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बताया ना, बंगाल में, पंजाब में, बॉम्बे, मद्रास, इन सब जगहों पे बने हुए थे प्रोविंशियल काउंसिल। तो इन सब जगहों पे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी को अलाउ कर दिया गया कि यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मेजॉरिटी में रह सकते हैं, लेकिन सेंट्रल में ऐसा नहीं किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा मेजॉरिटी प्रोविंसेस में कहा किस में अलाउ करी गई थी, 1909 में। तो बस 1909 में इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। एक तो ये कि मुस्लिम्स को सेपरेट एलोकेट, दूसरा ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऑन बजट, तीसरा कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और चौथा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को अलाउ कर दिया गया था। दैट्स इट। 1919 वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको मॉन्टेगू के इन्फॉर्म्ड रिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। मॉन्टेगू कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कन्फर्म कौन थे, वाइस रॉय थे, राइट। तो इस तरह से याद रखना है इसको। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो 1909 की है वो है डायरकी। डायरकी कहाँ पे, प्रोविंसेस में, याद रखना सेंटर में नहीं। 1935 में सेंटर में डायरकी इस्टेब्लिश की गई थी, 1919 में प्रोविंसेस में डायरकी इस्टेब्लिश करी गई थी। डायरकी का मतलब क्या होता है, दो तरह के सब्जेक्ट प्रोविंसेस में होंगे। प्रोविंसेस में जो सब्जेक्ट्स होंगे कानून बनाने के, उनको दो तरीके के सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ तो रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ आपके ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। प्रोविंसेस के अंदर जो कानून बनाने जिन टॉपिक्स पे, वो टॉपिक दो तरह के होंगे, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। जो रिजर्व सब्जेक्ट होंगे वो गवर्नर जनरल का काउंसिल जो है वो उन पर कानून बनाएगा। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है उनमें जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं वो लॉ बनाएंगे। अब ऑब्वियसली देखो, अगर कोई किसी को पावर दे रहा है, लाइक रिजर्व सब्जेक्ट दे रहे हैं हम, ठीक है, और ट्रांसफर सब्जेक्ट दे रहे हैं, तो ट्रांसफर सब्जेक्ट हम दे रहे हैं प्रोविंशियल काउंसिल्स को, और रिजर्व सब्जेक्ट हम खुद गवर्नर जनरल वाले काउंसिल के पास रख रहे हैं। तो इनको जो पावर दी गई है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को प्रोविंशियल वाले में, इनको बहुत हल्की चीज़ें दी गई हैं। जैसे अगर आपके पास एग्रीकल्चर आपने रखा है तो इरीगेशन डिपार्टमेंट इनको दे दिया है कि इनको अगर कानून बनाना भी हो तो पहले यहाँ पे देखते हैं कि इनके हिसाब से ही बनाएंगे, राइट। वैसे ही डिफेंस का इन्होंने रख लिया खुद, स्ट्रॉन्ग चीज़ें, कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें इन्होंने रख ली, फॉरेन अफेयर्स, ये सब इनके पास है, गवर्नर जनरल के पास। जो प्रोविंशियल काउंसिल को, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को पावर दी गई ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, वो बहुत हल्की हल्की थी, पंचायत, लोकल इलेक्शंस, लोकल चीज़ों को देखने का, ठीक है। कहीं हैंडपम्प बनवाना हुआ, बर्तन मांजना हुआ, कपड़े धोने हुए, ये सब इन लोगों को दे दिया। इस तरह से याद रखना कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स दे दिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को प्रोविंसेस में, और रिजर्व सब्जेक्ट्स खुद गवर्नर जनरल ने अपने पास रखे। यही मेन क्रक्स 1919 के एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही था। इसके अलावा एक चीज़ और करी गई थी, जो बाई कैमरलिज्म आप लोग सुनते हो ना आजकल, लोकसभा अलग राज्यसभा अलग, इसकी शुरुआत 1919 के एक्ट से ही शुरू हुई। ये बाई कैमरलिज्म सेंटर में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो सिंपल तरीके से डायरकी जो थी वो प्रोविंसेस में स्टार्ट करी गई थी, लेकिन जो बाई कैमरलिज्म था, यानी कि दो हाउस होंगे, अब राज्यसभा होगा और लोकसभा भी होगी, ठीक है, तो वो चीज़ें सेंटर में इस्टेब्लिश करी गई थी, ठीक है। अब तो नहीं भूलोगे ना डायरकी और बाई कैमरलिज्म, 1919 का एक्ट, हमेशा कंफ्यूज होते हो, इसको याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट इज डायरेक्ट इलेक्शन से इंट्रोड्यूस करे गए। डायरेक्ट इलेक्शन से इंट्रोड्यूस करे गए पहली बार इंडिया में, बट लिमिटेड लोगों को ये अधिकार दिए गए थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शंस बट लिमिटेड लोगों के लिए। बाकी जो 1909 के एक्ट में जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया था उसको और ज़्यादा इन्हांस किया गया। सिख, ठीक है, इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस, इन लोगों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया गया, ठीक है। तो मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करा गया, ये चीज़ें याद रखिएगा, राइट। इसके अलावा जो प्रोविंशियल बजट है और सेंट्रल बजट है उसको सेपरेट कर दिया गया, मतलब जो प्रोविंस थे अब अपना सेपरेट बजट पास कर सकते हैं, ठीक है, अपने लिए सेपरेट बजट बना सकते हैं। जैसे आज होता है ना कि हर स्टेट अपना बजट खुद बना सकता है, इस चीज़ की शुरुआत 1919 से थी। यानी कि सेंटर ही बैठ के सारे स्टेट का बजट बना रहा है, सेंटर अपना बजट अलग से बनाएगा, स्टेट्स अपना बजट अलग से बनाएंगे। ये चीज़ 1919 से शुरू हुई थी, ठीक है। प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट कर दिया गया था, और इसी एक्ट के तहत पहली बार सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी है, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हुई थी। 1926 में पहली बार ये बॉडी बनाई गई थी, 1919 में पास हो गई थी, 1926 में बनाई गई थी सीपीएससी, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। इतनी बातें आपको 1919 के एक्ट से याद रखनी है, ठीक है। तो देखो 1909, 1919 और 1935 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। अब 1935 पे जाते। 1935 के एक्ट की खास बात ये है कि अभी तक जो डायरकी प्रोविंसेस में चल रही थी ना, ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, वो चीज़ें अब सेंटर में चलने लग गई। और तो ज़्यादा साल तक चल नहीं पाई, 1939 में आके इसको बैन ही करना पड़ा, बट कोशिश करी गई 1935 के एक्ट में, ठीक है। डायरकी जो प्रोविंसेस में चल रही है, अब प्रोविंसेस से उसको हटा के सेंटर में लाया जाए। सेंटर में अब ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट होंगे,
ठीक है, वाइसरॉय कुछ चीज़ों को डील करेगा, कुछ चीज़ों से लेजिस्लेटिव काउंसिल डील करेगा। और बाई कैमरलिज्म जो अभी तक सिर्फ सेंटर में था उसको प्रोविंसेस में भी लाया गया। अब प्रोविंसेस के जो असेंबलीज हैं उनमें भी 2 हाउस होंगे, ठीक है, अभी भी होता है ना, बट सारे स्टेट में तो है नहीं 2 हाउस, कुछ में ही है, जैसे यूपी में है, आंध्र में है, सारे स्टेट में थोड़ी है 2 हाउसेज, विधानसभा विधान परिषद सब स्टेट में नहीं है, कुछ ही में है। वैसे ही उस टाइम भी जब बाई कैमरलिज्म को प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस करा गया तो सिर्फ 11 में से सिर्फ 6 प्रोविंसेस ने ही उसको एक्सेप्ट करा कि सिर्फ 6 प्रोविंसेस ही इतने हैं जहाँ पे 2 हाउस की ज़रूरत है, जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो 2 हाउस हो जाएंगे, राइट। तो 11 में से सिर्फ 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म स्टार्ट करा गया और डायरकी जो है वो प्रोविंसेस से हटा के सेंटर में लाई गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई 1935 की, राइट। और कुछ चीज़ें थी जैसे आरबीआई को भी इसमें इंट्रोड्यूस करा गया पहली बार 1935 में। और इस एक्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 3 लिस्ट बनाई गई, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट। जैसे अभी होता है ना स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उसकी शुरुआत 1935 से हुई है। तो ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1935 के एक्ट से ली गई हैं। और कुछ रेसिडरी पावर्स भी होती हैं, वो किसको दी जाएंगी, वाइसरॉय को दी जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो ये लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट 1935 से आया। उसके बाद कोशिश करी गई थी 1935 में कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए, बट इसमें गलती क्या कर दी, पावर दे दी प्रिंसली स्टेट्स को कि आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो इस फेडरेशन को और ना चाहो तो नहीं कर सकते हो। तो किसी भी प्रिंसली स्टेट्स कभी भी किसी फेडरेशन का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे, और राजकुमार राजा महाराजा लोग किसी फेडरेशन का हिस्सा क्यों बनना चाहेंगे। इसीलिए दिस फेडरेशन वॉज बीन प्रोविजन इन द 1935 एक्ट, बट इट नेवर केम इन टू बींग, कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने ऐसे किसी फेडरेशन को ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनने की जो बात कही गई वो कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाई, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया गया, ठीक है। बाकी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी सेपरेट इलेक्ट्रेट्स वाले कॉन्सेप्ट को वुमेन, लेबर, डिप्रेस्ड क्लास, इन लोगों को भी इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है। तो बस आपको मेन चीज़ें इसमें जो याद रखनी है 3 चीज़ें, डायरकी, आरबीआई, बाई कैमरलिज्म, राइट। डायरकी को उठा के प्रोविंसेस से सेंटर में डाल दिया गया, बाई कैमरलिज्म को सेंटर से प्रोविंसेस में भी लाया गया, 6 लोगों ने अपनाया, 6 प्रोविंसेस ने, और 3 लिस्ट बनाई गई थी, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट। रेसिडोरी पावर वाइसरॉय को दी गई, ऑल इंडिया फेडरेशन बना दिया गया, बट कभी बन नहीं पाया, ठीक है। इतनी चीज़ें 1935 के बारे में याद रखना। बस इतनी सी कहानी है, आधे घंटे के अंदर हमने सारे एक्ट्स फटाफट देख लिया। अब आप इसको चाहो तो दोबारा इंटू 2 पे करके एग्जाम के पहले एक बार और देख लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। हमेशा जो भी पढ़ो उसमें कॉन्फिडेंट रहा करो, बी कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन, राइट। हमेशा जितना पढ़ा है फेथ रखो कि वहीं से आएगा। अब इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं जो नहीं पढ़ाए हैं, अब आप वही ढूंढोगे, अरे सर आपने ये नहीं पढ़ा है, देखो वो नहीं आएगा जो नहीं पढ़ा है, वो पढ़ के जाओ जो सबको आता है, ताकि वो क्वेश्चन आए तो आप वो गलत मत कर दो, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। अच्छे से पढ़ के जाओ, एग्जाम दो, क्वालिफाई करो, फिर आके तुरंत नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, ठीक है, मेंस में लग जाओ, जो भी आपका नेक्स्ट टारगेट है उस पर लग जाओ। कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू।